हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है कि द्विक लवण और उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक में क्या अंतर होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है द्विक लवण और यहाँ पे हमने दिया है उपसहसंयोजक यौगिक या उसे ही हम संकुल यौगिक के नाम से भी जानते हैं। उपसहसंयोजक यौगिक कहें या संकुल यौगिक कहें या जटिल यौगिक कहें या संकर यौगिक कहें, इसको चार नामों से संकुल यौगिक को चार नामों से जाना जाता है। एक है संकुल यौगिक, एक है उपसहसंयोजक यौगिक या इसे ही हम संकर यौगिक के नाम से भी जानते हैं और इसे ही हम जटिल यौगिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यदि आपसे आता है कि द्विक लवण और चारों नामों में से कोई भी आपसे पूछ लेता है कि संकुल यौगिक में अंतर बताइए, तो आपको इसी प्रकार लिखना है। तो चलिए दोस्तों हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला आपका पॉइंट आता है द्विक लवण में। तो सबसे पहला इसमें यह बताया जाता है कि यह केवल ठोस अवस्था में अपनी पहचान बनाए रखता है। मतलब क्या हुआ कि ये केवल क्या होता है, जो क्या होता है द्विक लवण होता है, ये केवल ठोस अवस्था में जब सॉलिड फॉर्म में होता है तभी ये अपनी पहचान मतलब अपनी अवस्था जो है वो क्या करता है, अपनी बचाए रखता है। ठीक है, अपनी पहचान को बचाए रखता है। परंतु जो उपसहसंयोजक यौगिक है या संकुल यौगिक है या ठोस और विलयन दोनों अवस्था में अपनी पहचान बनाए रखता है। समझ में आया। मतलब ये तो केवल ठोसी अवस्था में अपनी पहचान को बनाए रखेगा, यदि द्रव अवस्था आ जाए तो वो अपनी पहचान को बनाए नहीं रख पाएगा। परंतु ये ठोस में भी अब विलयन कहें या आप द्रव भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहेंगे कि यह ठोस व विलयन या द्रव में भी द्रव दोनों अवस्था में अपनी पहचान बनाए रखता है या बनाए रख पाता है। ऐसे आप कुछ भी मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये मतलब ठोस और जो क्या होता है द्रव दोनों अवस्था में अपनी पहचान बनाए रखता है। कौन भैया? तो उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक। अगला आते हैं दूसरा है कि यह विलयनों में केवल सरल आयनों में टूटता है। अब भैया जब आपने पढ़ा होगा द्विक लवण तो उसमें बताया गया होगा कि क्या कि जो विलयनों में मतलब जब द्विक लवण को यदि हम जल में घोलते हैं तो ये सरल आयनों में ही टूटता है, ये केवल सरल आयनों में टूटता है। तो यही कहा गया कि यह विलयनों में, विलयन कहें या द्रव भी आप कह सकते हैं इसके जगह पर, तो यह द्रव में केवल सरल अणुओं में सरल आयनों में टूटता है। परंतु जो उपसहसंयोजक यौगिक होता है या संकुल यौगिक होता है ये सरल आयनों के साथ साथ जटिल आयनों में भी टूटता है। यह हमने जब पढ़ाया था आपको संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक तो पूरा डिस्कस किया हुआ है हमने। अगला यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि यह सरल तथा जटिल दोनों प्रकार के आयनों में टूटता है। ठीक है, दूसरी आते हैं तीसरे पर। आशा करते हैं दो पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। तीसरा यहाँ पे ये कहा गया कि द्विक लवण में अधिकतम आयनिक बंध पाए जाते हैं। अधिकतम कौन सा बंध पाया जाता है? आयनिक बंध ही पाया जाता है। समझ में आया ना, क्योंकि ये सरल आयनों में टूटता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि द्विक लवण में अधिकतम आयनिक बंध पाए जाते हैं। परंतु इसमें क्या होता है, जो संकुल यौगिक होता है इसमें आयनिक बंध भी पाया जाएगा, सहसंयोजक बंध भी पाया जाएगा और संयोजक बंध भी पाया जाता है। मतलब यहाँ पे तीन प्रकार के बंध पाए जाते हैं संकुल यौगिक में, इसलिए हमने लिखा है इसमें आयनिक, सहसंयोजक बंध और उपसहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको तीसरा पॉइंट्स भी समझ में आया होगा। इसमें केवल आयनिक बंध, इसमें आयनिक भी बंध पाए जाएंगे, सहसंयोजक बंध भी पाए जाएंगे और उपसहसंयोजक बंध भी पाए जाएंगे। ठीक है, अगला आता है आपका चौथा इंपॉर्टेंट जो है कि इनका भौतिक गुण। ध्यान से समझिएगा इसको। इनके मतलब द्विक लवण के जो भौतिक गुण होता है वो आयनों से भिन्न होता है। किससे? इनका जो भौतिक गुण होता है वो आयनों से अलग होता है, परंतु जो रासायनिक गुण होता है वो आयनों के समान होता है। समझ में आया ना। मतलब जो द्विक लवण होते हैं उनका भौतिक गुण आयनों से भिन्न होगा, आयनों से अलग होगा, परंतु जो इसका रासायनिक गुण होगा वो आयनों के समान होगा। ठीक है,
है। तो ये हो गया द्विक्लमण पर। परंतु जो संकुल यौगिक होता है इसमें जो भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं वो आयनों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। इसमें भौतिक और रासायनिक गुण दोनों ही आयनों से क्या होंगे, अलग होते हैं। तो ये जो 4 इंपॉर्टेंट आपका डिफरेंट था वो हमने यहाँ पे बता दिया है। आशा करते हैं कि आपको एक एक पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। और इसमें कुछ रट्टा मारने वाला नहीं है, आप तुलना कंपैरिजन करके आप इसको याद कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके हमें वीडियो मिले और वहां से मैं अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से चैप्टर वाइज पार्ट 1 पार्ट 2 करके अच्छे से पढ़ सकूं। यदि आप भी सभी वीडियो चाहते हैं तो या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां से उसकी पढ़ाई कर लीजिए, या जिनको नहीं पता कि कहां पर प्लेलिस्ट मिलेगा कहां से, उनके लिए, केवल उन विद्यार्थियों के लिए जिनको कुछ नहीं पता, उनको नीचे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आप मांग सकते हैं। लिखेंगे क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, इतना लिखकर आप मैसेज करेंगे, तुरंत आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो का लिंक मिलेगा, वहां से चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।